प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी चिकनी सतह से प्रकाश का वापस लौटना क्या कहलाता है। मान लेते हैं ये एक सतह है जिस पर एक आपतित प्रकाश की किरणें आती हैं जो सतह से टकराकर लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो ये सतह है, ये एक आपतित किरण है जो सतह से टकराकर लौट रही है। जहाँ आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। इस पर हमने एक अभिलंब खींच लिया। ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। जबकि ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। यहाँ प्रश्न में है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो ये आपतित किरण हुआ और ये अभिलंब हुआ, इसके बीच कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है। अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने जिक्र किया है कि ये एक सतह है जिस पर एक आपतित प्रकाश की किरणें आती हैं और सतह से टकराकर लौट जाती हैं। मैंने ये बताया जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस पर एक परपेंडिकुलर लेंथ खींचा गया है जिसे नॉर्मल या अभिलंब कहा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि परावर्तित किरण ये हुआ और अभिलंब ये हुआ, इसके बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो इसके बीच के कोण को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन कोण। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परावर्तन कोण। आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ए समतल दर्पण पर, बी अवतल दर्पण पर, सी सभी परावर्तक सतह पर, डी उत्तल दर्पण पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परावर्तक नियम जितने भी हैं सभी परावर्तक सतहों पर लागू हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है। तो मैंने पहले भी जिक्र कर रखा है कि समतल दर्पण के सामने जब तक हम खड़े रहते हैं तभी तक प्रतिबिंब उसमें हमारा दिखता है, लेकिन जैसे ही उससे आगे हटते हैं तो प्रतिबिंब भी गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि उसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है। आभासी 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन डी में भी आभासी दे रखा है। लेकिन हम जानते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे जब पार्श्विक रूप से पूछे, तो पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद रखेंगे कि समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या है। आपतन कोण 40 डिग्री है। देखते हैं, ये एक सतह है जिस पर एक आपतित किरण है जो सतह से टकराकर लौट रही है। यहाँ पर एक अभिलंब मैंने खींच दिया। यहाँ आपतन कोण बता रहा है 40 डिग्री है। हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री है तो होगा, तो ये भी 40 डिग्री होगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसी होती है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है, पार्श्व उलट यानी लेटरली इन्वर्टेड होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हम पहले ही बता रखे हैं कि इसमें पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। वैसे पूछे तो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से या पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब यानी उलट प्रतिबिंब बनता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है छोटी होती है, नहीं ये गलत है, ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो सकता है।
तो आइए इस बात को हम थोड़ा जिक्र भी कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है जिसके बाहरी सतह को हमने रजतित कर दिया। ये पॉइंट P है, ये वक्रता केंद्र C है और ये फोकस है। इसमें सबसे पहले मुझे जानना चाहिए ये कि अवतल दर्पण के सामने हम कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं और कहाँ कैसा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले मुझे ये जानना चाहिए। मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण से बहुत दूर एक कोई बिंदु है जिसको मान लेते हैं हम कि अनंत बिंदु कहते हैं। अनंत बिंदु पर मान लीजिए वस्तु को रखते हैं तो हम पता होगा कि क्लास के टाइम में बता रखे हैं कि अगर वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और कैसे प्रतिबिंब बनता है उस सब का जिक्र कर रखे हैं। तो वस्तु को अनंत पे रखा जा सकता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी रखा जा सकता है, बीच में। उसके बाद तीसरी स्थिति हो सकता है कि वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाए। चौथा स्थिति हो सकता है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं भी वस्तु को रखा जा सकता है। और पांचवा स्थिति हो सकता है कि वस्तु को फोकस पर ही रख दिया जाए। तो इस तरह से 5 स्थिति बन सकते हैं। इधर फोकस से इधर हम 5 जगह वस्तु को रख सकते हैं अनंत पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी, फिर वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं रख सकते हैं, और उसके बाद फोकस पर रख सकते हैं। ये पांचों स्थिति में प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है या फोकस से इधर बनता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये दर्पण अवतल दर्पण है। वस्तु को हम हमेशा बायां साइड रखते हैं। हम क्लास में भी पढ़ा रखे हैं कि कोई भी दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा बायां साइड रखा जाता है। ध्यान रखें कि बायां साइड वस्तु को रखा जाता है, जबकि ये कलर जो भाग करते हैं ये कलर हमेशा दायां साइड करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो इस पांचों स्थिति में वस्तु भी है बायां साइड और प्रतिबिंब भी बनती है बायां साइड, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। और जब जब वास्तविक होगी तब तब उल्टा भी प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर वास्तविक बना। यदि सोच के देखिए, ये वस्तु को अगर इस फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखा जाए तो ये प्रतिबिंब दर्पण के जस्ट पीछे बनेगा। और पीछे बनने का मतलब है काल्पनिक हो जाना, वो वास्तविक नहीं रहेगी, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो इसका मतलब तब ये हुआ कि अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब पॉसिबल हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। अतः ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण, तो याद रखेंगे, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आइए प्रश्न नंबर 10वां करते हैं। 10वां प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब क्या है। तो याद रखेंगे आप कि वस्तु के समान के आकार का होता है, यानी उसमें समतल दर्पण में जो हम प्रतिदिन जिस दर्पण का उपयोग कर रहे हैं वही है समतल दर्पण। उस समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के समान आकार की प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी वस्तु से बड़ी, नहीं ये गलत है। ऑप्शन सी वस्तु से छोटी होती है, नहीं ये भी गलत है, ये समान आकार का है। ए नंबर ऑप्शन सही है। आइए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनती है। तो समतल दर्पण में हमेशा ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, मैंने पहले भी बोल रखा है दर्पण कोई भी हो आप उसको कलर कीजिए तो हमेशा दायां साइड कलर कीजिए, और वस्तु को जब भी रखिए कलर कीजिए दायां साइड, जबकि बायां साइड हमेशा वस्तु को रखते हैं। लेकिन समतल दर्पण में जानते हैं कि आप प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। आभासी बनने का सीधा मतलब है सीधा बनता है, तो सीधा एक ही शर्त पे बन सकता है, प्रतिबिंब क्या हो, दर्पण के पीछे बने, तभी ये काल्पनिक हो ही सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है। आइए आपको देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। मान लेते हैं ये दर्पण है, कोई यहाँ वस्तु रखा हुआ है ना, कोई यहाँ वस्तु रखा हुआ है, कह रहा है दर्पण से वस्तु की दूरी, मान लेते हैं ये दर्पण है, दर्पण से वस्तु की दूरी मान लेते हैं 5
सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और प्रतिबिंब की दूरी यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब जानते हैं हम कि जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है उतना दर्पण से उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि 5 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा प्रतिबिंब, पीछे बनेगा, दर्पण के जस्ट पीछे बनेगा, इसलिए समान दूरी होती है, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी प्रश्न में ऐसा पूछता कि दर्पण से जितना दूर है, कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, वस्तु से कितनी दूर पर प्रतिबिंब बनती है, अगर ये पूछता है तो आप बोलते कि डबल दूरी पर, डबल डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो इसका डबल डिस्टेंस पे बनेगा। लेकिन अगर दर्पण से पूछे दूरी तो समान दूरी होगा, वस्तु से पूछे तो डबल और दर्पण से पूछे तो समान दूरी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि अभिलंब किस दिशा में खींचा जाता है? हम पहले ही कई बार जिक्र कर रखे हैं कि सतह पर जो आपतित प्रकाश की किरणें होती हैं और जो टकरा कर लौटती हैं, उस दोनों के बीच में जो एक लंबवत रेखा खींचते हैं, लंबवत रेखा वही है अभिलंब। तो यहाँ ऑप्शन बी में लिखा हुआ है दर्पण के लंबवत, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा? आइए इस बात को भी जिक्र कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है जिसमें एक फोकस है, फोकस ध्रुव है, और यहाँ पर फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। ये पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पे वस्तु को रख दीजिए। इस इनफाइनाइट पॉइंट पर मान लेते हैं कि वस्तु को रख देते हैं, तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है, हमेशा कहाँ बनता है? फोकस पर ही बनता है। इसका ट्रिक मैंने पीछे जिक्र कर रखा है, अफसोस, ट्रिक अफसोस है। अफसोस यानी अनंत पे वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और फोकस पर वस्तु रहेगी तो अनंत पे बनेगा, एक दूसरे को उल्टा हमेशा ध्यान रखेंगे। यह पूछ रखा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पे वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो बताना है। तो अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दर्पण है, वो दर्पण के बायां साइड ही वस्तु रखा भी है और प्रतिबिंब बन भी गया है बायां साइड ही। इसका मतलब है सेम दिशा, बायां रखा हुआ है, बायां ही बना, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक जब जब होगा तब तब उल्टा प्रतिबिंब होगा, तो वास्तविक उल्टी और फोकस पर बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर कान या गले की जांच के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह कौन सा दर्पण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। यानी डॉक्टर कान गले की जांच करने के लिए हमेशा अवतल दर्पण को उपयोग में लाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 17 करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है, तो ध्यान रखेंगे। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि अपसरित प्रकाश की किरण की तरह दिखती है, ऐसा आभास होता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी, क्योंकि इसमें वास्तविक में अभिसरित होती है, इसलिए इस दर्पण का नाम पड़ा है अभिसारी दर्पण। आइए प्रश्न नंबर 19 करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि दर्पण की चमकीली सतह क्या कहलाती है? तो दर्पण की जो चमकीली सतह, ये दर्पण की जो चमकीली सतह है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परावर्तक सतह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 20 को करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, वह बिंदु जहां परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं क्या कहलाता है? तो जहां मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है किसी भी दर्पण में, तो वह कहलाता है आपको फोकस, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
कि दर्पण के गोले का केंद्र क्या कहलाता है। देखते हैं, मान लेते हैं कोई दर्पण है, दर्पण गोला का ही भाग होता है। मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये केंद्र है, क्योंकि ये जो है केंद्र का ही भाग होता है, केंद्र का ही भाग होता है, केंद्र का भाग होता है। तो इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। ये अवतल दर्पण है जिसकी बाहरी सतह को यहाँ रचित किया गया है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है और यहाँ फोकस है। प्रश्न है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली, ध्रुव तो ये है और वक्रता केंद्र ये है, इस दोनों को जोड़ने वाली इस रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। यानी कि हजामती दर्पण के रूप में बताना है कि कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब, देख लेते हैं इसको। मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है, ये बाहरी भाग को रचित किया गया है, एक प्रधान अक्ष है जिसका ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये ध्रुव है, पोल है। प्रश्न बोल रहा है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव तो ये है और फोकस तो ये है, इस दोनों के बीच में रखा जाता है तो ध्यान रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है, अवतल दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बनने का मतलब है काल्पनिक होगा, और जब काल्पनिक होगा तब सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो काल्पनिक अर्थात आभासी, सीधा, ये ऑप्शन नंबर ए है, इसी देखकर मार देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बड़ा तो होता ही है, इस स्थिति को बड़ा कैसे होता है ये मैंने पहले ही जिक्र कर रखा है लेक्चर वाले वीडियो में। आइए ऑप्शन नंबर 25 पर, सॉरी प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ फोकस है और ये ध्रुव है। सब प्रश्न में है वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यानी यहाँ रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बताना है। तो जब याद रखेंगे, जब अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब भी उठकर फोकस और वक्रता के पीछे यानी बीच में बनता है। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण द्वारा क्या वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है या नहीं, आपको ये बताना है। तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और तथा पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो है नहीं बन सकती है, कभी नहीं बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। चिकनी सतह से होने वाला परावर्तन क्या कहलाता है। कोई चिकनी सतह है, कोई चिकनी सतह है, उससे नियमित रूप से चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन, मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण ऐसे आया और ऐसे लौट गया टकरा के, फिर मान लेते हैं इसी के समांतर आया, चिकनी सतह पर टकराया और ऐसे लौट गया। ध्यान रखेंगे यदि कोई प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती हैं किसी सतह पे और परावर्तन होने के बाद जो परावर्तित किरणें होती हैं अगर वो भी एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं और चिकनी सतह पर नियमित परावर्तन ही देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है,
खुरदरी सतह से होने वाला परावर्तन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे, कोई खुरदरी होता है, कोई खुरदरा पार्ट होता है, तो उससे जब प्रकाश टकराती है, जैसे मान लेते हैं ये टकरा गई, फिर ये आई प्रकाश किरण, मान लें समांतर ही डाले हैं, तो ये हो सकता है इस समांतर ना चल के ऐसे भी भाग सकता है, या ऐसे प्रकाश किरण आया तो ऐसे भी भाग सकता है, हो सकता है कट करते हुए भागे। एक दूसरे के समांतर परावर्तित प्रकाश की किरणें नहीं रहती हैं, अर्थात इसको हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अनियमित परावर्तन हमेशा खुरदरी सतह पर देखने को मिलता है। आइए प्रश्न नंबर 29 करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न करते हैं, ये अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का, कि समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टी होती है, जो कि सही है। ऑप्शन बी है वस्तु के समान आकार की होती है, ऑप्शन ये भी सही है। आभासी सीधी, यानी समतल दर्पण में सही बात है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा तो प्रतिबिंब बनता ही है, इसलिए ऑप्शन ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही है। चलिए आज जाते जाते हम एक प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न ये है कि कोई प्रकाश की किरणें सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको बताना होगा कि परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।